दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मास्टर स्ट्रोक दिखाने की आदत है। बहुत बार वे मास्टर स्ट्रोक दिखा चुके हैं। अब मुझे याद है कि जब नोटबंदी उन्होंने की थी एक दिन पहले आके, वो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उसके बाद तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा और लोगों ने उनको उसी मास्टर स्ट्रोक के कारण अत्यधिक पसंद भी किया। वो चाहे पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक का मामला हो, उसके बाद चाहे कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए कि जिनको असंभव माना जाता था। वो सारे काम उन्होंने राष्ट्र हित में किए, तो उनसे उम्मीदें भी बहुत थी, उन पे विश्वास भी बहुत था। और पिछले 15 सालों में जिस तरीके से हर वर्ग का विश्वास उन्होंने जीता था, तो जो भी काम मोदी जी करते थे, लोग कहते थे कि अगर वो काम का कुछ उनका फल अच्छा नहीं भी मिलता था लोगों को, उनके खिलाफ भी जाता था, किसी वर्ग के प्रति कोई बात खराब भी होती थी, तो लोग ये कहते थे कि मोदी जी का इंटेंशन खराब नहीं हो सकता है। इतना विश्वास लोग उनके ऊपर करते थे। तो अब अचानक से मोदी मोदी जी की सरकार ने जो ये यूजीसी का नया वाला कानून लेके आए, जिस पे कोर्ट ने अभी तो स्टे दे दिया है। अब कानून क्या है इसके बारे में बात करना अब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम देना, इसके कंज्यूम करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सबको पता है क्या है। मोटे तौर पे यही बता देते हैं कि यह जो कानून है, वो ऐसा कानून है कि उसमें सारे वर्गों को प्रोटेक्ट किया गया है, सिवाय अपर कास्ट को, अपर कास्ट के छात्रों को। तो इसलिए छात्रों ने जो है उस पे आंदोलन किया, सवर्ण छात्रों ने, सामान्य वर्ग के छात्रों ने, और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो अब ऐसा मोदी जी ने क्यों किया? तो क्या ये गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया? और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो कानून है वो भाजपा की विचारधारा से हट के है। ये जो वोक कल्चर है अमेरिका का, उसको लाके यहाँ पे थोप दिया गया है। टर्मिनोलॉजी भी वही यूज की गई है। इंदिरा जयसिंह की जितनी भी मांगे थी सारी की सारी इसमें मान ली गई हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जो वो कमेटी बनाई गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें भाजपा के बड़े अच्छे अच्छे नेता थे। बांसुरी स्वराज थी, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद अपने संबित पात्रा भी थे और सुधांशु त्रिवेदी भी थे। सब एक से एक बढ़ के लोग थे, और उसके बाद भी ये ऐसा बिल लेके आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बीजेपी ने ये जानबूझकर किया है, या अनजाने में हो गया है, या उन्होंने जानबूझकर किया और ये पहले से ही सोच रखा था कि कोर्ट इसको वापस लेगा? उनके हाथ में था ही नहीं। कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था अंदर अंदर कि अगर वो उनकी सिफारिश से वो नहीं मानते, तो वो लोग पहले ही हल्ला मचाते कि हम ये कह रहे थे और इन्होंने नहीं माना, या वो डर गए पहले से ही। अब देखिए, सच्चाई क्या है, ये तो कोई अंदर वाला ही बता सकता है, जो बीजेपी के अंदर क्लोज हो। चाहे जाए उसमें सुधांशु त्रिवेदी बता सकते हैं, बांसुरी स्वराज बता सकती हैं, जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में रहा हो, या विपक्षी भी थे उसमें, वो वही लोग सच्चाई बता सकते हैं। लेकिन बात यह, सच्चाई कुछ भी हो, जो है यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से समझौता किया है। बीजेपी शुरू से ही हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करती रही है, और बार बार, अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने कहा था कि अ, बंटोगे तो कटोगे, इस तरीके का नारा दिया था। तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि खुद ही बांटने पे उतर आए? तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का, मंथन करने का विषय बन गया है कि मोदी जी ने आखिर में जो है चलती गाड़ी का बोनट खोलने का प्रयास क्यों किया? ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है।
और इससे उनको जो पार्टी को जो ऐसा डेंट लगा है, जो शायद भरा नहीं जा सकेगा, और डेंट लग चुका है। अगर वो ये सोचें कि इसको पूरी तरह से भर लिया जाएगा अनडू करके, वो फिर से दोबारा से उस तरीके से अपने विश्वास में ले लेंगे मोदी जी, तो ये आगे आने वाले समय में संभव नहीं दिखता। क्योंकि बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट उत्पन्न हो गया है सामान्य वर्ग के लोगों में, और ऐसा पहली बार हुआ कि सामान्य वर्ग के साथ बहुत से ओबीसी के लोग और एससी एसटी के लोग भी खड़े नजर आए। क्योंकि जो पिछले 12-14 साल में एक हिंदू एकता डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी लोगों के जहन में, लोग सब कुछ भूल के, लोग हिंदू की बात सोच, सनातन की बात सोच रहे थे, लोग इस देश को सुपर पावर बनाने की सोच रहे थे, विकसित भारत बनाने की सोच रहे थे, बहुत सारे सपने जो मोदी जी ने दिखाए थे। अब अचानक से लोगों को लगा कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि सभी वर्गों के लोग कमोबेश इसके जो अन्याय हुआ सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, उसके अगेंस्ट सरकार के अगेंस्ट आके खड़े हो गए, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। तो जब जो एक गाड़ी बहुत अच्छा मोमेंटम बना के आगे बढ़ रही थी, सिर्फ इस एक गलती के कारण अब वो डिरेल हो गई है। अब आसानी से उसको दोबारा पटरी पे लाना बहुत ही मुश्किल होगा, और जो ये हिंदू एकता की बात मोदी जी कर रहे थे, और जो उन्होंने पिछले 15 सालों से मेहनत की थी, अब वो शायद दोबारा से उस रूप में नहीं आ पाएगी। तो वही है ना, एक जो कहावत नहीं, रहीम का लोहा है, रहीमन धागा प्रेम का जनि तोरो चटकार, तोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो इस तरीके से अब बात यहाँ पे आके रुक गई है। अब हम बात करेंगे इस दूसरे पार्ट में आरक्षण की कहानी। तो आरक्षण की कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता के तुरंत बाद। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि एक तबका है, दलित तबका, जिसको कि जो वाकई दबा हुआ है, जो मुख्य धारा में मिला हुआ नहीं है, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में आरक्षण का प्राविधान किया कि इनको 10 सालों तक आरक्षण दिया जाए। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे, कई जगह ऐसा संदर्भ आता है, लेकिन उन्होंने आरक्षण दिया केवल 10 साल के लिए, और कहा कि अगर बहुत ज़रूरत हो तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में तो ये ज़रूरत थी, और सामान्य वर्ग के लोगों ने भी खुलकर इस बात का समर्थन भी किया कि हमारे जो भाई दलित हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आरक्षण दिया गया। थोड़े दिनों के बाद फिर क्या हुआ कि अब जब वो आरक्षण समाप्त होने का समय आना चाहिए था, धीरे धीरे करके उसको घटाया जाना चाहिए था, जातियों की संख्या कम की जानी चाहिए थी, और फिर उसको नॉर्मल कर दिया जाना चाहिए, सबको मुख्य धारा में उनको ला देना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो पहले तो 10 साल करके बढ़ाते रहे, और बाद में बीपी सिंह के कार्यकाल में 1989 में इसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को शामिल करके 27% आरक्षण ओबीसी को भी दे दिया गया। अब जो रिजर्वेशन दबे कुचलों के अपलिफ्टमेंट का एक तरीका था, अब भारत में पॉलिटिकल टूल बन गया, और जो भी सरकार आती थी वो वोट बैंक के चक्कर में कुछ न कुछ करती थी। इसके बाद अटल जी आए, उन्होंने नौकरियों में आरक्षण दे दिया। उसके बाद एससी एसटी कानून बना, उस एससी एसटी कानून की वजह से आज बहुत सारे निर्दोष लोग फंस रहे हैं। अब एससी एसटी कानून का हालात ऐसा था, शुरू में बना तो सामान्य वर्ग के लोगों ने उसका भी बहुत विरोध किया। इस चक्कर में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कई जगह सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की, लेकिन उस समय ओबीसी वालों को लगा कि हमारे खिलाफ नहीं है। आज जो डेटा है उसमें 81-82% जो मामले हैं वो ओबीसी के खिलाफ लगे हुए हैं, और बहुत सारे झूठ मामले भी लग जाते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है, पॉलिटिकल टूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, और ये
आगे आने वाले निकट भविष्य में समाप्त होता हुआ दिखाई भी नहीं देता। ये इसी तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। हाँ, अब जो ये रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इस कड़ी में, वो है आपका यूजीसी वाला कानून। क्योंकि मोदी को भी लगा कि भाई बहुत दिन हो गए, कुछ किया नहीं। अब 2024 में इन्होंने चुनाव में थोड़ा सा इनको डेंट लग गया था, यूपी में उतनी अच्छी जीत नहीं हो पाई थी। तो हो सकता है कि इनके दिमाग में आया हो कि भाई सामान्य वर्ग तो हमारे साथ है ही, फॉर ग्रांटेड लिया हो उन्होंने, वो तो कुछ करेगा नहीं, कहाँ जाएगा वो, और उनकी संख्या भी कम है, और वैसे भी हमारे साथ जुड़ के रहना उनकी मजबूरी है। बाकी सारी पार्टियां तो उनके लिए कुछ भी नहीं करती हैं, और हम ऐसा कर देते हैं ओबीसी के लिए, तो पूरा हमारा, फिर हम जो 51% वोट शेयर का बहुत दिनों से ये लोग सोच रहे हैं। और इन लोगों का एक, मित्रों, सोच है भाजपा वालों का कि अगले 50-55 सालों तक हम शासन करेंगे। और ऐसा इनके नेताओं ने, अमित शाह वगैरह ने मंच से खुलकर कहा है, ये कोई अंदर वाली बात नहीं है कि 50 साल तक हमें शासन करना है। तो 50 साल तक अगर आपको शासन करना है और आपको मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में रहना है, तो आप 51% वोट शेयर का अगर जुगाड़ कर लेते हैं तो आप अजय बन जाएंगे। आप हमेशा कहीं ना कहीं से कहीं कोई आपको हरा ही नहीं सकता। तो वही बीजेपी का विजन है। ये 51% वोट शेयर के लिए ये सारी कहानी रची जा रही है। जो मेरा आकलन है कि 51% वोट शेयर के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक तरह से ये भी हो सकता है कि इन्होंने सवर्ण वर्ग का परित्याग कर दिया हो और सोचा हो कि हम SC ST और OBC को अगर कंसोलिडेट कर लेते हैं तो अकेले ही वहां से हमें 51% का वोट मिल जाएगा। तो अभी तो कोर्ट ने स्टे किया है, लेकिन अभी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जब वो मकान उसमें कुछ कोर्ट कोई न्याय दे, उसके बाद भी सरकार उस न्याय को मान ले। हो सकता है कि अगर सामान्य वर्गों के पक्ष में कोई कोर्ट का फैसला आता है, तो जिस तरीके से SC ST के केस को भी न्यायालय ने डाइल्यूट कर दिया था, उसके बाद मोदी जी ने उसको और सख्त करके लागू कर दिया, वैसे यहाँ भी हो सकता है। अगर वो कन्विंस हो जाएगी सरकार कि नहीं, मुझे SC ST और OBC के वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है, तो ये भी संभव है कि वो कर सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखिए मित्रों, अब हम बात करेंगे बीजेपी की राजनीति के क्या आयाम है, क्या मतलब मोडस ऑपरेंडी रहती है बीजेपी की। रिसेंट दिनों में जो देखने को मिला है, बीजेपी क्या सोचती है। तो बीजेपी ने अपने वोट बैंक को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, और उनसे कैसे वोट खींचना है उसका भी एक पॉलिसी बना ली है। तो सामान्य वर्ग के लिए जो बीजेपी की पॉलिसी है, वो है राष्ट्रवाद की पॉलिसी। वो राष्ट्रवाद से केवल और केवल सवर्ण लोगों का, सामान्य वर्ग का वोट बैंक और कुछ OBC वगैरह जो लोग देश के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके वोट बैंक को वो वैसे खींचती है, राष्ट्रवाद से खींचती है। और उसका जो दूसरा आयाम है वो है जो तुष्टीकरण, SC ST OBC तुष्टीकरण। तो उनको वो फ्री बीज दे के और कुछ न कुछ रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा कहीं आरक्षण दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो तुष्टीकरण करके वो उनके वोट बैंक को खींचने की कोशिश करती है। और उसके बाद जो कम्युनल लाइन पे जाके हिंदू मुस्लिम का विवाद करना, ये करना वो करना, इस तरीके से करके, या फिर हिंदू मुस्लिम की बात करके, देखो वो तो भाई एक, ये सब मुद्दे ऐसे होते हैं ना, हल्का सा कुछ करना होता है, कहीं कुछ बोल दिया किसी बड़े नेता ने, कोई छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें अखंड भारत बनाना है, तो बहुत पूरा एक इस तरीके से, बट सांकेतिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि इनको हिंदू राष्ट्र सही में बनाना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना होता तो पिछले 12-14 साल में कुछ तो दिखता। सारा का सारा वही जो कांग्रेस किताबें पढ़ाती थी वही पढ़ाई जा रही हैं, प्राइवेट स्कूलों में वही क्रिश्चियन जो मिशनरियों की प्रार्थनाएं हैं वही हो रही हैं, सब कुछ वैसे का वैसा चला रहा है। तो लगता नहीं है कि इनको कुछ करना है, बस केवल संकेत देना है। तो संकेत जब ये देते हैं तो इस तरीके से ये जो है एक भय दिखा के पोलराइज करते हैं, कि जिससे
हिंदू एकजुट रहे। तो इस ये इनका एक तरीका, इन्होंने एक बहुत मास्टर तरीका डेवलप किया है और उससे उनको फायदा भी हो रहा है। अब बात ये करते हैं कि भाई कांग्रेस में और बीजेपी में अंतर क्या है एज ए पार्टी। तो मित्रों देखिए, जब कांग्रेस देश स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी थी और अच्छी पार्टी, हर जगह उसकी प्रेजेंस थी, नेता भी एक से एक बढ़ के थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस पे एक परिवार का कब्जा हो गया, इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी, और वो पारिवारिक पार्टी बन के रह गई, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। और बीजेपी जो है, क्योंकि आरएसएस उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अभी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी होते हुए भी पहले क्या होता था कि जो इनके मुख्यमंत्री वगैरह थे उनकी पूरी फ्रीडम उनको मिलती थी। अभी क्या है कि मोदी काल में जो बीजेपी आई है तो वो एक कंपनी के तरह से काम करती है, जिसमें जैसे एक सीईओ है ऊपर, और जो एमपी एमएलए जितने भी हैं वो सब उसके एम्प्लॉय हैं, कोई मैनेजर है, कोई डिप्टी मैनेजर है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ, इस तरीके से सबकी ड्यूटी बटी हुई है, सब एकदम मशीन की तरह से काम करते हैं। किसी की भी स्वतंत्र आइडियोलॉजी नहीं है, स्वतंत्र थिंकिंग नहीं है, क्योंकि जीतते तो मोदी के नाम पे है, पब्लिक जाती है मोदी के नाम पे वोट दे के चली जाती है। तो कुत्ता बिल्ली किसी को भी अगर बीजेपी टिकट देती है वही जीतता है, तो फिर वो वहाँ पे वही कल्चर डेवलप हो गया है, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सोच रह ही नहीं गई है। और ये बड़ा खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब एम्प्लॉय की तरह से काम करने लगेगा तो अपने लोगों की आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। तो देखा भी गया यूजीसी वाला जो हुआ था उसमें, जो जितने भी जहाँ पे जितने भी सामान्य वर्ग के एमपी एमएलए थे, कोई बोल ही नहीं पाया अपने वोटर्स के पक्ष में, एकदम शांत रहे वो लोग। तो ये अंतर है। अब मेन मुद्दा ये है कि अब सामान्य वर्ग का क्या होगा। तो देखिए मित्रों, पहले तो सामान्य वर्ग की अभी देश में क्या स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। तो मित्रों, सामान्य वर्ग एक ऐसा तबका है जिन्होंने आज़ादी की लड़ने में बड़ा प्रमुख योगदान दिया था। आप देख लीजिए, जितने भी नेतृत्व जिन लोगों ने भी किया है वो ज़्यादातर लोग सामान्य वर्ग के ही थे। जिन्होंने जाने गंवाई, क्रांति की, वो सब लोग सामान्य वर्ग के ही थे। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, पूरा बहुत सारा है, सबका एक एक नाम लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलाने के बाद उन्होंने अपने अधिकार छोड़े, अपने अब त्याग किया और अपने भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, ओबीसी भाइयों के लिए दिल बड़ा किया। और जैसे जैसे मांगे बढ़ती गई वैसे वैसे थोड़ा बहुत विरोध के बाद उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, अपने भाई बंधु हैं, कोई बात नहीं, हिंदू हैं। हिंदू के नाम पे ये तबका हमेशा यूनाइट हो जाता है। हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पे और देशभक्ति के नाम पे सामान्य वर्ग हमेशा कोई भी पार्टी इकट्ठा कर लेती है। फिर ये सब कुछ भूल के हाँ 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 देश का मामला है, अब हमें खड़ा होना है, देश के लिए हमें खड़ा होना है, हमें देश की लड़ाई लड़नी है। तो राष्ट्रवाद के नाम पे इनको इकट्ठा करना बड़ा आसान है। तो इस तरीके से देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद से उत्तरोत्तर इनकी स्थिति जो है वो खराब ही होती गई। अंग्रेजों के टाइम में इनको सरकारी नौकरियां, खासकर ब्राह्मणों वगैरह को काफ़ी सरकारी नौकरियां मिलती थी। पढ़ने लिखने में ये लोग चूंकि आगे थे तो मिल जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश को भी तो क्लर्क चाहिए थे ना, आईएएस अधिकारी, तो घर वो अपने देश से लेके आते थे। यहाँ भी कुछ लोग बनते थे, लेकिन उनको फिर क्लर्क वगैरह यहाँ ही के लोगों को लेते थे। तो बहुत बड़ा देश है, तो उसमें लोग आसानी से मतलब हो जाते थे, अपना नौकरी वोकरी करके पेट अपना करते थे, जिलाते थे, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। जैसे जैसे फिर आरक्षण लागू हुआ तो धीरे धीरे करके उनको लगा कि चलो 10-20 साल की बात है, बाद में वो बढ़ने ही लगा। तो फिर उन्होंने प्राइवेट नौकरियों की तरफ वो सोचे कि चलो यहाँ हमको काम मिल जाएगा। आज के देश में हालात, आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि मैं अपना सर्वे बता रहा हूँ। मैं बहुत जगह जब यहाँ पे जाता हूँ, नोएडा वगैरह में, सोसाइटी में, तो जितने भी छोटे तबके के गार्ड वगैरह हैं वो सारे के सारे अब ब्राह्मण होने लगे हैं। छोटे छोटे काम कर रहे हैं ब्राह्मण।
ठेला लगा रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। और इसी क्रम में अगर आप देखिए तो कुछ जो ओबीसी वगैरह जातियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि वो पहले से ही राजवंश थे और उनको आरक्षण भी मिल गया। जैसे यादव हुए, कुर्मी हुए, तो उनकी इस बहुत लोगों की स्थितियां बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं अपने गांव की बात बताऊं कि अगल बगल में जितने भी खेत खरीदे हैं सब यादव वर्ग के लोगों ने खरीदे हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है यादव और मुस्लिम का, वहाँ पे आप चले जाएँगे तो लगेगा कि ये किसी हम शहर के बहुत अच्छे मोहल्ले में आ गए हैं। सब एक से एक बड़ी-बड़ी कोठियाँ, बड़ी-बड़ी वो चीज़ें वहाँ पे लगता ही नहीं है, और लोग मिल-जुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सामान्य वर्ग का और आज की डेट में गाँव में भी सामान्य वर्ग, ओबीसी और एससी-एसटी में मेल-जोल बढ़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियाँ इनको बाँटने की कोशिश करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। यद्यपि कुछ समझदार लोग समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अब ये बातें ऐसी हैं कि जब तोड़ने वाला 10 बार एक ही बात कहेगा तो कहीं न कहीं से सोशल मीडिया पे व्यक्ति वही बात देख रहा है, नेता है कि उसको वही बात बता रहा है, खतरा है तुम्हारे 5000 साल से तुम्हारे ऊपर शोषण किया गया है। 3000 साल से 5000 साल से तुमको कुएँ पे पानी नहीं पीने दिया गया। अब ऐसा हुआ होगा, लेकिन सबके साथ नहीं हुआ। कुछ एक अछूत जातियाँ थीं, जिनके साथ शोषण अधिक हुआ। बाबा साहब इसी बात से परेशान थे कि हिंदू समाज में ये कहना कि ये अत्याचार सहने वाला है, अत्याचार करने वाला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो जो अछूत है उसके वो ब्राह्मण के लिए भी अछूत है, यादव के लिए भी अछूत है, धोबी के लिए भी अछूत है, सबके लिए अछूत है। धोबी तो खैर खुद अछूत में कभी-कभी कहीं-कहीं आ जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण के लिए भी अछूत है, कुर्मी के लिए भी अछूत है और वो यादव के लिए भी अछूत है। जितने भी और ओबीसी हैं सबके लिए वो अछूत है। तो इस तरीके से ग्रेडेड इनइक्वालिटी का अब अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर अगर ठाकुर अत्याचार कर रहा है तो उसी तरीके से उसके ऊपर यादव भी अत्याचार कर रहा है। कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखने में आ जाता है कि अत्याचार करने वालों में ओबीसी वर्ग की संख्या अधिक हो जाती है। अब ये कहना कि ब्राह्मणों ने 3000 साल से अत्याचार किया या ठाकुरों ने किया, तो ऐसा नहीं है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। इवन ब्राह्मण भी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार कर देते हैं। इसमें भी ऊंचा ब्राह्मण नीचा ब्राह्मण है, ठाकुरों में भी है। ऊंचा ठाकुर नीचा ठाकुर है। तो ये इस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है। तो आर्थिक तंगी लगातार बढ़ रही है सामान्य वर्ग में। अब रास्ता क्या है सामान्य वर्ग, क्योंकि भाई राजनीति तो रुकने वाली नहीं, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई क्रांति कर देनी है और ये कर देना है वो कर दे, तो सब बातें ये तो बहुत आगे की बातें हैं। अति हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्या होगा वो इस बात ऐसे की नहीं जा सकती है। लेकिन कुछ तो वे आउट तो निकालना पड़ेगा। कोई कुछ भाई जीना तो है ही, और पापी पेट का सवाल है तो इंसान कुछ न कुछ तो करेगा ही। तो मित्रों, अब इसके लिए ना मेरा जो आकलन है कि भाई राष्ट्रवाद का जो झोला सामान्य वर्ग ने अपने सर पे लाद रखा है उसको हल्का करना पड़ेगा भाई। बहुत आपकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है। और दूसरा, जो ये आप सनातन धर्म को बचाने के लिए हर वक्त गदा लेके तैयार रहते हैं, और कोई हल्का सा बोल देता है सनातन धर्म के अगेंस्ट, कोई बोल देता है, कोई रामचरितमानस जलाने लगता है तो आप एकदम से अंदर तक हिल जाते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारा भाई है, सनातन धर्म से कहीं अलग ना हो जाए। आधा समय तो इसी बात में से डरा रहता है सामान्य वर्ग कि कहीं ऐसा ना हो कि फलाने जाति वाले सनातन धर्म से अलग होके हट कहीं दूसरे में ना चले जाएं। तो मित्रों, ये सब पंगों में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको रहना है सनातन में रहे, ना रहना है नहीं रहे। तो अब क्या है कि अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने विकास के बारे में सोचना है, अपनी पढ़ाई लिखाई को के बारे में सोचना है। और जैसे प्राचीन काल में जिस तरीके से ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई करते थे, उसी तरीके से और जो सामान्य वर्ग के दूसरे भी लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई को पे विशेष ध्यान दें। अब जब तक आप अपना बार रेज नहीं करेंगे,
जब तक आप अपने में और औरों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर देंगे, आपकी पूँछ नहीं होने वाली। अब आपको जिस क्षेत्र में महारत हासिल करनी है कीजिए, लेकिन आप उस अंतर को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हर चीज़ में अगर आप खिलाड़ी हैं तो ऐसा खेल दिखाइए कि आपसे लोग दूसरे लोग बहुत पीछे हों। आप कुछ भी किसी भी फील्ड में अगर आप रहिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपसे जो दूसरा नेक्स्ट है, सेकंड है, वो भी आपसे बहुत पीछे चला जाए, तो ही आपकी देश में पूंछ रहेगी जैसे पहले रहती थी। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम मुख्य धारा में शामिल होकर उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके और एवरेज रह के हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो शायद आपको इस देश में अब मौका ना मिले और आपकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने दूसरे जो भाई हैं उनसे भी वैमनस्य नहीं हम कर सकते। नेताओं के चक्कर में पढ़ के हम अपने दूसरे ओबीसी और एसटी भाइयों से तो वैमनस्य करेंगे नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि यूनाइटेड होकर वोटिंग करें, एक सिविल सोसाइटी बनाएं। हम ये जो कारपोरेट कंपनियां हैं, कंपनी बना के एक चुनाव लड़ रही हैं, इनके चक्कर में हम ना पड़े, क्योंकि बहुत सी पार्टियों को लगता है ना कि विकल्प तो है नहीं, कहाँ जाएंगे। तो हम इनके चक्कर में इस तरीके से ना पड़ के, अगर सिविल सोसाइटी डिसाइड कर लेती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई हर फील्ड, हर क्षेत्र में हम एक अपना उम्मीदवार निर्दल उतार सकें और उसको सपोर्ट करके जिताया जा सके, अगर हम ऐसे 40, 50, 100 उम्मीदवार भी पूरे देश में जितवा लेते हैं, तो भी वो हमारा इंटरेस्ट सिक्योर रहेगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये राजनीति बड़ी खतरनाक चीज़ है और इसमें हमेशा पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने आज किसी को त्याग दिया है, अगर परित्याग ही कर दे तो कल को क्या होगा, कोई दूसरा आ जाएगा उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए। तो एक टाइम पे कहा जा बीजेपी कैसे खड़ी हुई, एक टाइम पे जहाँ बीजेपी है वहीं कांग्रेस थी। तो जो चीज़ अवेलेबल है ना, तो कोई उसी को पिक करके आगे बढ़ता है। तो आरएसएस ने, जनसंघ ने सामान्य वर्ग को अपने साथ जोड़ना शुरू किया धीरे धीरे करके, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अलग होना चाहते थे कांग्रेस से। उनको लगता था यहाँ पे तो अब हमारा कुछ काम बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे वो आए धीरे धीरे करके। अब यहाँ भी वही हाल होगी, तो कोई और आएगा उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है एक रास्ता निकालना पड़ेगा। और बाकी देखिए, प्रकृति का एक नियम भी है कि जब बहुत अधिक अति हो जाती है तो फिर सब कुछ उथल पुथल होके और एक नई चीज का निर्माण हो ही जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर को लेके, लेकिन जो बातें यहाँ पे बताई गई हैं वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से ही बताई गई हैं। एक जनरल डिस्कशन था, कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होगा जो मैंने बताया है और सब कुछ वैसा नहीं होगा जो मैंने नहीं बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इवॉल्व होना है और जैसे जैसे परिस्थितियों का निर्माण होता है, अपने आप को अवेयर रखते हुए डिसीजन लेते रहने हैं, तो आगे फिर जो है गाड़ी बढ़ती चली जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।